Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करें हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने मेल फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हम गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गैमेटोजेनेसिस जो है ये होता क्या है। तो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो ये वो प्रोसेस है जिससे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब के अंदर गैमेट्स बनते हैं और उस प्रोसेस को क्या करें हम, गैमेटोजेनेसिस। तो बेसिकली पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे हमको ह्यूमन पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन पढ़ना है। तो अगर हम बात करें मेल के केस में, भाई गैमेट्स कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। ठीक है, मेल के केस में कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में। फीमेल के केस में कहाँ बनेंगे, ओवरी में। ठीक है, अब मेल में क्या बनते हैं, स्पर्म, और फीमेल में ओवा या फिर एग। अब हम अगर बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो भाई मेल में तो क्या बन रहा है, स्पर्म। तो जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो मेल में चलती है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि भाई यहाँ पे गैमेट कौन है, स्पर्म, और उसको बनने की प्रोसेस क्या, उसके बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल में ओवा, तो इसको बनने की प्रोसेस कहेंगे oogenesis। और यही हमको आगे अब डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, तो लगे रहो साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब भाई हमने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के बनने की प्रोसेस। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर मैं बात करूं कि ये स्टार्ट कब होती है, तो मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगी और डेथ तक चलेगी। अब भाई चाइल्डहुड में क्यों नहीं चली, ठीक है, प्यूबर्टी के पहले भी तो चल सकती थी। तो ये चाइल्डहुड में इसलिए नहीं चली क्योंकि वहाँ पे कुछ हार्मोन्स एब्सेंट थे। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे वो हार्मोन्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंटिन्यू कराया या फिर उसको अब स्टार्ट कराया। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसमें पहले लिखते हैं बिगिन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हुई और डेथ तक चली। फिर अब स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी एनसीईआरटी के अंदर उसने उसको डिवाइड नहीं किया है दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और हम इसको आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने से पहले भाई मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लो, आगे वाला एकदम ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, तो मेरे पास यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, ये जो डिप्लॉयड सेल है ये क्या करता है, पहले अपने नंबर बढ़ाता है। ठीक है, अपने जैसे और बनाता है। भाई जब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड या फिर हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, सब अपना क्या कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपना नंबर बहुत बढ़ाया। फिर यहाँ पे क्या होगा, किन सारे सेल्स के अंदर ही होगा, वो तो मैं एक सेल ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेल में बता रहा हूँ, बाकी सब में भी ऐसा सेम टू सेम होगा। ये सेल आगे जाके खुद को डिवाइड करता है दो हैप्लॉइड सेल के अंदर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खुद को डिवाइड कर रहा है दो हैप्लॉइड सेल के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डिप्लॉयड सेल ने खुद को हैप्लॉइड के अंदर डिवाइड किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, तो एक डिप्लॉयड सेल ने खुद को आगे जाके डिवाइड किया, खुद के अंदर मियोसिस कराई। तो ठीक है, चलो इसने खुद को डिवाइड कराया, यहाँ पे होगी मियोसिस 1। और आपको पता होना चाहिए कि भाई मियोसिस हमेशा पेयर में होती है, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस 1 हो गई। अब फिर क्या होता है, ये सेल आगे जाके और डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये खुद को और डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हुई है, उसको हम कह रहे हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि मेरे पास जो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल था जिसने खुद को डिवाइड किया, यानी खुद के अंदर मियोसिस 1 कराई, ये इसने कब कराई, जब इसके ऊपर एक हार्मोन आया जिसको हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आके इस सेल ने खुद के अंदर मियोसिस करवाई।
मियोसिस कराने के बाद इसने 2 सेल बनाए, फिर उनमें मियोसिस 2 हुई, फिर यहाँ 4 सेल बने। फिर ये जो 4 सेल थे, ठीक है, इनको मैं कह रहा हूँ स्पर्मेटिड, इनको मैंने कहा स्पर्मेटिड, ठीक है, इनको हमने कह दिया सिंपल से स्पर्मेटिड। और भाई इनकी शेप देखो, सबके सब गोल गोल से हैं, किसी के पास कोई फिक्स शेप नहीं है, ना किसी के पास टेल है, तो अब यहाँ पे स्पर्म थोड़ी ना बना है, ठीक है। स्पर्म का तो हमको पता है भाई, स्पर्म के पास हेड होता है, टेल होती है, पर इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको हम कह रहे हैं स्पर्मेटिड। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आगे पढ़ाया है इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसके पहले के पहले वाले लेक्चर के अंदर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, कि भाई SMF यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कौन सिक्रीट करता है, सर्टोली सेल। तो वो सर्टोली सेल का SMF यहाँ पे आता है, ठीक है, और वो इनको कन्वर्ट कर देता है स्पर्म के अंदर, यानी कि उसने इसको क्या दे दी, शेप दे दी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई है। सबसे पहला तो क्या हुआ यहाँ पे कि मेरे पास एक डिप्लॉयड सेल से स्पर्मेटिड बने, ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस ही हो गई पूरी। और फिर क्या हुआ कि स्पर्मेटिड के पास कोई शेप नहीं थी, तो फिर यहाँ पे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर आया, उसने इनको शेप प्रोवाइड की, ठीक है। 2 चीज़ें हुई यहाँ पे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहले को कहेंगे हम, 1 मिनट में इसको रफ कर दूँ, पहले को हम कहेंगे, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहले को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। पहले पार्ट को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। उसमें क्या हो रहा है कि एक डिप्लॉयड सेल से स्पर्मेटिड बन रहा है, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अब भाई जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 देखा है उनको अच्छे से पता होगा कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया वही सेल है जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पेरिफेरल में अरेंज होते हैं, ठीक है। और फिर स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर तो कब आता है, बाद में। उसके पहले कौन आता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोगोनिया में इनिशिएट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। उससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के पास कोई शेप नहीं है, तो शेप कौन देता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और वह कहाँ से आया, सर्टोली सेल के पास से। तो मेरे पास पहला पार्ट तो हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनते हैं, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटिड थे इनके पास कोई शेप नहीं है, तो इनको यहाँ पे शेप प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इनको शेप मिल रही है, यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है। जो स्पर्मेटिड है उसका डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, यानी कि उसको हेड और टेल के अंदर डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे इनटू स्पर्म, ठीक है। और किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको स्पर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड मिलेंगे और स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म मिलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा है यहाँ पे। अब चलो दोनों को थोड़ा डिटेल में अलग अलग करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब देखो, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट था, टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। पर यहाँ पे एक चीज़, हम एक सेल को लेते हैं, ठीक है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, उससे भी पहले का कोई सेल लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं PGC, यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल, यानी मान लो कि स्पर्मेटोगोनिया की मदर, ठीक। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि भाई जो गोनेट्स है, ठीक है, ये PGC गोनेट्स में नहीं बना। जब एम्ब्रियो बना था तो उस टाइम पे गोनेट्स के बाहर कहीं बना था, ठीक है। और फिर जब गोनेट्स बन चुके तो ये वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ गया, गोनेट्स में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद इसने बनाया स्पर्मेटोगोनिया को। फिर स्पर्मेटोगोनिया में आगे वो जो प्रोसेस चलेगी वो हम देखेंगे। तो PGC की कहानी समझ में आई।
अगर आप बोर्ड की तैयारी करें तो भाई पीजीसी वीजीसी ऐसा कुछ नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। ना ही आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, आप बस पूरे को एक साथ करते हुए चलो, बीच में उसको डिवाइड मत करो, ठीक है। ये हम बोर्ड से थोड़ा ऊपर वाला लेवल देख रहे हैं अभी। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि हमारे पास पीजीसी है, ठीक है। पीजीसी यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल, या फिर कह सकते हो स्पर्मेटोगोनिया की मम्मा, ठीक है। इनका ओरिजिन कैसा है भाई, इनका ओरिजिन है एक्स्ट्रा गोनेडियल, ठीक है, यानी कि गोनेड्स में नहीं बने थे, ठीक है। गोनेड्स के बनने के पहले ये बन चुके थे, कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। वहाँ पे बनने के बाद एंटर किए किधर, गोनेड्स में, एंटर इन गोनेड्स, ठीक है। और वहाँ पे हम इनको कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया अगर मैं बात करूँ तो क्या है, एक टाइप के गैमेट्स के प्रिकर्सर है, ठीक है, यानी कि गैमेट्स इन्हीं से बने। तो अगर मैं इसके क्रोमोसोम नंबर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ भाई, पहला तो क्या है, डिप्लॉयड सेल है। अगर डिप्लॉयड होगा तो ह्यूमन के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने, यहाँ पे 44 प्लस XY हो गया टोटल 46। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया, मैंने बताया कि भाई एक डिप्लॉयड सेल था, अपने नंबर बढ़ाता है, उसी तरह ये स्पर्मेटोगोनिया वही डिप्लॉयड सेल है, ये क्या करता है, अपने नंबर बढ़ाता है। ठीक है, अपने नंबर बढ़ा रहा है। तो नंबर कैसे बढ़ा रहा है ये, माइटोसिस से, ठीक है। इसने क्या किया, माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाया। अब देखो भाई ये अपने नंबर बढ़ाता जा रहा है, पर फिर डिवाइड कब करेगा, ठीक है, डिवाइड कब करेगा, यानी कि मियोसिस कब करेगा आगे जाके। तो देखो अब यहाँ पे कहानी क्या है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस को जाता है सिग्नल, ठीक है। हाइपोथैलेमस को जाता है क्या, सिग्नल। और जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है GnRH। फिर GnRH पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। GnRH कहाँ पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। चलो पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद ये LH और क्या, FSH को सिक्रीट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या सिक्रीट करेगा ये, LH एंड FSH, ठीक है। इन दोनों को इसने सिक्रीट किया। अब LH का तो हमने देखा है कि भाई LH कहाँ जाता है, LH जाता है लीडिंग सेल के पास, और क्या सिक्रीट कराता है, टेस्टोस्टेरोन। और जो FSH है वो जाता है सर्टोली सेल के पास, और क्या सिक्रीट कराएगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तो हम दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बना, टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे बनी। अब इसकी कहानी आपको जोड़नी है हमारे लेक्चर नंबर 2 से। जिसने नहीं देखा हो नीचे कमेंट में उसका, सॉरी कमेंट में क्या, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके उसको देख सकते हो आप। अब कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पास ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मैंने एक लिया, ठीक है। सबके अंदर वैसे ये प्रोसेस होगी। ये पहले क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, अपना साइज बढ़ा लिया, ठीक है। चलो साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने के बाद अब जो यहाँ पे बना है इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सिंपल सा है, स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज बढ़ाया और वो क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर होती है मियोसिस 1। क्या हुई इसके अंदर, मियोसिस 1। और कितने सेल बनेंगे यहाँ पे, 2 सेल, कैसे, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। अब देखो 2n के अंदर था 44 प्लस XY। अब जब यहाँ पे 2n 2 के अंदर डिवाइड हो गया है, ठीक है, यानी कि 46 क्रोमोसोम 2 सेल के अंदर डिवाइड हुए, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 23। तो देखो अगर मैं एक सेल के अंदर देखता हूँ, ठीक है, तो भाई 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। अब इनमें से किसी एक के पास तो ये होगा 22 प्लस X, और किसी एक के पास ये होगा 22 प्लस Y। क्योंकि भाई मेल में क्या होता है, XY होता है, तो एक सेल तो रह गया X को, एक सेल लेगा किसको, Y को। अब फिर आगे क्या होता है, इन सेल के अंदर वापस डिवीजन होती है, इधर भी N, इधर भी N, इधर भी N, इधर भी N।
कितने एन हो गए, 4, ठीक है। और इन एन को हम कह रहे हैं स्पर्मेटिड, ठीक है, इन एन को हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटिड। तो चलो स्पर्मेटिड तक की तो प्रोसेस हो गई। अब ये जो प्रोसेस थी इस पूरी को किसने कराया, इसको कराया है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन था यही गया था स्पर्मेटोगोनिया के पास और उसने यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कराई, कौन सी, स्पर्मेटोजेनेसिस। और हमको एंड रिजल्ट में यहाँ पे क्या मिला, एंड रिजल्ट में हमको यहाँ पे मिले 4 स्पर्मेटिड, ठीक है, जो कैसे अभी नॉन फंक्शनल है, मूव नहीं कर सकते यानी नॉन मोटाइल है। अब इनको किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, स्पर्म के अंदर। कौन कराएगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, ये आगे कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। किसने कराया, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ने। तो हमारे पास यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो गया, कौन सा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई स्पर्मियोजेनेसिस भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ वैसे तो यहाँ बता दिया है पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है कि भाई स्पर्म का डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो स्पर्म का डायग्राम यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में सिंपल से याद रखना है कि जो स्पर्मेटिड बना था उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। तो चलो यहाँ मेरे पास सबसे पहले है एक स्पर्मेटिड, ठीक है, यहाँ मेरे पास स्पर्मेटिड है। अब स्पर्मेटिड भी क्या है, एक सेल है। तो वही मान लो यहाँ पे सेल बना दिया मैंने, यहाँ पे सेल के पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। सेल के अंदर और क्या होता है, गोल्जी बॉडी, ये मैंने यहाँ पे गोल्जी बॉडी बना दी। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो सेंट्रियोल भी बना सकता हूँ। सेंट्रियोल को हम इस कलर से कर देते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल हो गया। लेबल कर लेते हैं पहले, ये मेरे पास है भाई गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये है मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया और ये है मेरे पास सेंट्रियोल, ठीक है। और इस साइड पे कौन है, ये स्पर्मेटिड। अब देखो स्पर्मेटिड जो था इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, स्पर्म के अंदर। तो सिंपल सा याद रखो कि स्पर्म के पास 3 रीजन है, हेड, ठीक है, मिडल पीस और टेल। 3 रीजन क्या, हेड, मिडल पीस और टेल। तो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हम उनको बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं हेड। हेड हम यहाँ पे बनाएंगे, अब एक चीज़ बताना, सेल है, सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो भाई स्पर्म भी तो क्या एक सेल है, तो इसके पास भी होगी। तो चलो इसको एक आउटर कोट दे दो, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये दिया हमने। ठीक है, ये हमने इसको एक कोट दे दिया किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर मैंने कहा था इसके 3 पार्ट है, हेड, मिडल पीस और टेल। अब यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्रोजोम। अब कहानी यहाँ से पकड़ते चलना कि जो मेरा गोल्जी बॉडी था ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो गया एक्रोजोम के अंदर, ठीक है। यानी कि गोल्जी बॉडी ने बनाया किसको, एक्रोजोम को। फिर जो न्यूक्लियस था वो यहाँ पे नीचे की साइड है, ये क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि 2 चीज़ें तो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। और ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर एक्रोजोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी को हम कह रहे हैं हेड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, ये जो सेंट्रियोल था ये पहुँचता है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी बना देता है नेक। सेंट्रियोल ने यहाँ पे बना दिया किसको, नेक को। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड है मेरे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, थर्ड कौन है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको पूरा, इस पूरे में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस पूरे में मेरे पास प्रेजेंट है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है जिसमें पूरे में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं मिडल पीस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मिडल पीस, सॉरी।
इसको हम कहेंगे मिडल पीस, ठीक है। जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो पूरा पार्ट मिडल पीस का है। अब देखो अगर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो ये क्या है, जो मिडल पीस है ये स्पर्म का एनर्जी हाउस है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी हाउस ऑफ स्पर्म, एनर्जी हाउस। चलो हेड हो गया, मिडल पीस हो गया, अब क्या बचा, टेल बचा। तो जो टेल है, टेल में प्रेजेंट है एक्सिलरी फिलामेंट। अब जिन बच्चों को एक्सिलरी फिलामेंट का नहीं पता वो क्लास 11 क्या, ठीक है, सेल चैप्टर देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एकदम डिटेल में बता रखा है मैंने, ठीक है, उसको देख सकते हो आप या फिर कोई और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, टेल का, और टेल में प्रेजेंट है क्या, एक्सिलरी फिलामेंट। तो देखो जो स्पर्मेटिड था उसी के ऑर्गेनल यूज़ किए हैं, ठीक है, उसी से हमने यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन किया है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी आखिरी में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो आपको पता ही है, बाहरी बार प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कौन बन गया यहाँ पे, स्पर्म। क्लियर है, एकदम इजी सा। तो देखो हमने क्या किया, स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर दिया स्पर्म में। इस पूरी प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस इक्वल्स टू क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वापस पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई गैमेट बनाने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मेल में बनेगा स्पर्म, फीमेल में ओवा। प्रोसेस क्या है, इधर स्पर्मेटोजेनेसिस उधर oogenesis। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। मेरे पास जो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक का, वो क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और फिर स्पर्मेटिड से, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है पूरा। और भाई स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे। कब तक चलती है, डेथ तक, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस देख लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम oogenesis की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे oogenesis। तो देखो अगर मैं बात करूँ oogenesis की, तो oogenesis किसमें चलेगा, फीमेल में। क्या बनता है यहाँ पे, ओवा, यानी कि एग। एग हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है, भाई हैप्लॉइड है। किससे बना है, किसी डिप्लॉइड से बना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम पहले एक डायग्राम देखेंगे, डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। डायग्राम कंप्लीट हो गया तो आगे का सारा इजी रहेगा, ठीक है। देखो मैं बायो में एक ही चीज़ कहता हूँ, डायग्राम समझो, सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम जहाँ आप समझ गए, आपको कुछ फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस रीडिंग लगाओ, काम कंप्लीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ओवरी का, ठीक है, ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन है ये। अब इसको हम देखते हैं। अब जैसे स्पर्म के पास था पीजीसी, ठीक है, स्पर्म के पास था पीजीसी, उसी तरह भाई ओवरी के पास भी होंगे कोई ना कोई। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। अभी जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है, जो एम्ब्रियो बनता है उसी टाइम पे बन जाते हैं, ठीक। यानी कि प्राइमोडियल फॉलिकल कब बन चुके हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे। और मैं अगर बात करूं तो इनका नंबर होता है अराउंड 2 मिलियन, ठीक है। इनका नंबर कितना है, 2 मिलियन। दोनों ओवरी में 2-2 मिलियन, यानी कि 4 मिलियन हो गए, ठीक है। और कब बन चुके भाई ये, बिफोर बर्थ। चलो हो गया इतना, ठीक है। कब बन चुके हैं ये बन चुके हैं बिफोर बर्थ। अब देखो बर्थ के पहले बन गए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब बन चुके हैं तो ये एक फेज़ में अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आगे आप अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अब भाई डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे। अब फिर क्या हुआ कि बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद चाइल्डहुड आया, चाइल्डहुड तक सब कुछ ठीक है, फिर आई प्यूबर्टी, ठीक है। अब प्यूबर्टी में क्या होता है, वही हार्मोन आएगा और इनमें आगे फर्दर डेवलपमेंट कराना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है क्या कि भाई प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी ने रिलीज कराया FSH, ठीक है। अब FSH क्या करता है कि जो मेरे पास है नेक्स्ट फॉलिकल, जिसको मैं कह रहा हूँ प्राइमरी फॉलिकल, इसके पास जाता है और उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। FSH जाता है किसके पास, प्राइमरी फॉलिकल के पास, और उसको स्टिमुलेट करता है।
अब प्राइमरी फॉलिकल की कहानी सुनो भाई। बर्थ ये पहले थे 2 मिलियन, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल थे 2 मिलियन, पर बर्थ के बाद यानी कि मैं बात करूँ प्यूबर्टी, चाइल्डहुड निकल गया, ठीक है, और प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, तब तक ये रह जाते हैं सिर्फ 60,000 से 80,000, ठीक है। तो 2 मिलियन से कितने रह गए, 60,000 टू 80,000। तो भाई बाकी के किधर गए, ठीक है, बाकी के किधर गए, तो वो हो गए डीजनरेट, ठीक है, बाकी क्या हो गए, डीजनरेट। और कितने बचे सिर्फ 60,000 टू 80,000। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो 60,000 टू 80,000 ही रह गए, ठीक है, कब, प्यूबर्टी के टाइम पे, बाकी डीजनरेट कर गए। और प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा हार्मोन आया, FSH। अब FSH क्या करता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, एक फेज में अरेस्ट थे, जिसको हम कह रहे हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में ये थे अरेस्ट, ठीक है, तो इनको प्रोफेज 1 से ये निकालता है, ठीक है, प्रोफेज 1 से इनको बाहर कर देगा कि भाई तुम आगे डेवलपमेंट करो। अब जैसे यहाँ पे FSH आया, प्रोफेज 1 हटी, ये आगे डेवलपमेंट करना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे फिर ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शरी के अंदर, टर्शरी कन्वर्ट होता है ग्राफियन के अंदर। देखो फीमेल के केस में यहाँ पे हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्मोन इजीली याद भी नहीं होंगे तो ढंग से याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, मैं आपको बढ़िया से चार्ट बना के यहाँ पे अच्छे से याद करा दूंगा। अब यहाँ पे देखो सब सिंपल सा दिमाग में रखना कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर कौन आया था, FSH। FSH ने उसमें आगे डेवलपमेंट कराई। भाई प्राइमरी फॉलिकल किसके अंदर अरेस्ट था, प्रोफेज 1 के अंदर। अब आगे डेवलपमेंट चल रही है, जब इसमें डेवलपमेंट चल रही है तो प्राइमरी किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी ग्राफियन में। अब मेरे पास ये जो तीनों है ना, ये रिलीज कर रहे हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये तीनों क्या रिलीज कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। अब ऐसे मानो कि मेरे पास यहाँ पे डे 1 था, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल का डे 1 था, और जो ग्राफियन फॉलिकल था इसका डे 13 था, यानी कि 1 to 13 डेज यहाँ पे निकल गए। अब 13 डे निकल गया, यानी कौन सा डे आया यहाँ पे, 14। तो 14 डे पे क्या होता है कि जो पिट्यूटरी है, ठीक है, पिट्यूटरी रिलीज करती है LH, ठीक है, पिट्यूटरी रिलीज करती है LH, और LH जाता है यहाँ पे, और LH यहाँ पे जाके क्या करता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर एग था, एग को उससे बाहर कर देता है, ठीक है, एग को क्या करता है, उससे बाहर कर देता है, कौन, LH, कब, 14 डे पे। तो भाई जब एग है वो बाहर निकल गया, ठीक है, ये कौन है, ये एग है, ये एग बाहर आ गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या करें यहाँ पे, ओवुलेशन, यानी कि रिलीजिंग ऑफ एग को क्या करें, ओवुलेशन। और हमको पता है भाई एग अगर बाहर आया तो एग को पकड़ने के लिए कौन होंगे, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे पकड़ उसको किधर ले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में। तो चलो एग की कहानी तो हो गई, एग किधर चला गया, टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। LH ने क्या कर दिया, ओवुलेशन कर दिया, एग को ग्राफियन फॉलिकल से अलग कर दिया, ठीक है, और एग किधर चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब भाई क्या क्या रह गया यहाँ पे, जो फॉलिकल था उसका मास रह गया, ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे जो बचा ही है, ठीक है, यहाँ से एक तो निकल ही गया, अब ये क्या करेगा, एक वाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा अपने पास कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो कहानी ऐसी है कि 14 डे पे यहाँ पे ओवुलेशन हुआ था, ठीक है, LH आया था, LH ने यहाँ पे ओवुलेशन करा दिया। अब यहाँ पे 14 से लेके मेरे पास एंड है 28 डे। अब यहाँ पे 14 से 28 डे की कहानी देखो क्या होता है यहाँ पे कि जो LH है 14 डे पे इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे मैं 28 डे की तरफ मूव करता जाऊँगा इसका अमाउंट कम होता जाएगा, ठीक है। 14 डे पे ज़्यादा है, 15 पे थोड़ा कम हो गया, 16 पे और कम हो गया, 17 पे और कम हो गया, इसी तरह ये कम होता जाएगा और 28 पे जाके एकदम ख़त्म। अब बात ऐसी है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसको मेंटेन करता है ये LH, ठीक है, यानी कि जब तक LH है कॉर्पस ल्यूटियम है। अब मैंने आपको बताया कि भाई 14 डे पे और या फिर उसके थोड़े दिनों तक LH है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, जैसे 28 डे आएगा या फिर उसके आसपास आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी ख़त्म, LH भी ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो LH था वही अब कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन कर रहा है, ठीक। तो चलो इसको देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है,
और जैसे LH खत्म, ये भी खत्म। अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो एक वाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वाइट अल्बाइकेन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसको, एक मिनट, कॉर्पस अल्बाइकेन कहते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? कॉर्पस अल्बाइकेन में, या फिर वाइट बॉडी के अंदर। क्लियर इतना? अब देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है जिस पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है किसकी तरह एक्ट करती है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह एक्ट करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा। अब भाई ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, तो ये सिक्रीट करता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन, ठीक है, इन सबको ये सिक्रीट करता है। देखो क्वेश्चन जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? LH। कब तक? 28 डेज तक, ठीक, सॉरी जो नेक्स्ट बचे हैं 28 डेज तक, यानी कि अराउंड 14 डेज तब तक मेंटेन करेगा। जैसे LH खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, कौन सी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है? तो सिंपल याद रखना, व्हाइट बॉडी या फिर कॉर्पस अल्बाइकेन। यहाँ पर ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, कितने हैं? 60 to 80,000, ठीक है, 60,000 to 80,000। फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हुए? सेकेंडरी में। किसके प्रभाव से? FSH के प्रभाव से। किस में कन्वर्ट हुआ है? सेकेंडरी में। फिर उसके बाद टर्शरी, उसके बाद ग्रेफियन। तीनों की तीनों क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ईस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा डे चला? 1 to 13। फिर यहाँ पे कौन सा डे आया? 14। 14 डे पे क्या हुआ? ओवुलेशन। किसने कराया? LH ने, ठीक है, LH ने क्या कराया? ओवुलेशन कराया। क्या रिलीज हुआ? एग। एग किधर गया? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, एग किधर गया? फेलोपियन ट्यूब में। और फिर यहाँ पे क्या बचा? ये जो फॉलिकल था, जो फॉलिकल की बॉडी बची थी, वो किस में कन्वर्ट हुई? कॉर्पस ल्यूटियम में। इसको कौन मेंटेन कर रहा है? ठीक है, इसको मेंटेन कर रहा है, मेंटेन बाय LH। कब तक करेगा? जो नेक्स्ट 14 डेज बचे हैं तब तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वाइट बॉडी के अंदर। क्लियर है? कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह एक्ट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। क्या क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। पूरा वापस रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को लिखते हैं, ढंग से समझते हैं, आप साथ में लिखो, ठीक। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। कितने थे? ये थे 2 मिलियन। भाई बर्थ के बाद या बर्थ के पहले? बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। देखो ऊपर वाला डायग्राम अगर देख लिया होगा तो सारे यहाँ पे आसानी से जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये डीजनरेट हो गए, ठीक है। इसमें क्या हुआ? डीजनरेशन हुआ। अभी जो डीजनरेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं एट्रेशिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? एट्रेशिया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एट्रेशिया। क्लियर है? डीजनरेशन की प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? एट्रेशिया। फिर नेक्स्ट आगे चलते इसमें कि भाई प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हुए ये? प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल जो है उसका डायग्राम देखो। अब यहाँ पे बनता है क्वेश्चन कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के डायग्राम में क्या डिफरेंस है, या फिर फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, टर्शरी ग्रेफियन के अंदर क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है यहीं से होंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, ढंग से समझिए और साथ में इसके नोट्स बनाइए, ठीक। देखो अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करूँ तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने रह जाते हैं? ये रह जाते हैं सिर्फ 60,000 to
80,000, ठीक है। बाकी किधर गए, डीजनरेट हो गए, क्या कहते हैं, एट्रेशिया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ प्राइमरी फॉलिकल की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि भाई एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल है और उसके आसपास कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स ने उसके पास में एक लेयर बना रखी है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको लेबल करूं तो जो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। और कैसा ही ये, डिप्लॉयड, और इसके आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा या फिर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, ठीक। तो यहाँ पे देखो कितनी लेयर है ग्रेनुलोसा की, सिंगल, तो ये क्या हो गया, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, ठीक है, ग्रेनुलोसा की यहाँ पे सिंगल लेयर है। अब देखो बात क्या होती है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया कि भाई मियोसिस में अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस की कौन सी, प्रोफेज 1 में, ठीक। तो हम लिख देते हैं इसमें मियोसिस अरेस्ट होती है, ठीक है, प्रोफेज 1 वाली हमने इसके पहले लिख लिया। अब यहाँ पे आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो अब यहाँ पे कौन आएगा, भाई प्यूबर्टी का टाइम है, हार्मोन आएगा कौन, FSH, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे जो FSH था, ठीक है, उसका लेवल बढ़ता है और फिर FSH प्राइमरी को कन्वर्ट कराता है किसके अंदर, FSH प्राइमरी को कन्वर्ट कराता है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। चलो अब सेकेंडरी फॉलिकल देख लेते हैं इसके अंदर क्या है ऐसा। तो अगर मैं सेकेंडरी फॉलिकल का लेयर बनाऊं या फिर डायग्राम, सॉरी लेयर क्या, डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपको फिर से एक गोला बना देना है, ठीक है, गोला बना दिया। अब भाई ये डिप्लॉयड होगा हैप्लॉयड होगा, तो सबसे पहली चीज़ कि स्टार्टिंग के दोनों फॉलिकल आपको डिप्लॉयड बनाना, ठीक है। तो ये भी कैसा है, डिप्लॉयड है। जैसे इसके पहले वाले के पास सिंगल लेयर थी ग्रेनुलोसा की, तो इसके पास थोड़ी ज़्यादा बना दो, ठीक है, मल्टीपल लेयर बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज़्यादा लेयर होगी ग्रेनुलोसा की। फिर नेक्स्ट है कि इसके बाहर एक लेयर बनती है, इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं, इससे इसके बाहर एक लेयर बनती है, ठीक। यहाँ पे क्या, तीन चीज़ें हो गई भाई। पहला तो क्या, न्यूक्लियस था वैसा का वैसा, ये कैसा है, डिप्लॉयड। फिर उसके बाद ग्रेनुलोसा की बहुत सारी लेयर बन गई और फिर एक एक्स्ट्रा लेयर सबसे एंड में बनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि इसके अंदर कुछ कैविटी बनने लगती है, ठीक है, बनी नहीं है, बनने लगती है, आगे बनेगी, ठीक है, और उसका बनने का प्रोसेस यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। अब इसको लेबल कर लेते हैं। लेबल करें सबसे पहले तो क्या कि भाई ग्रेनुलोसा की बहुत सारी लेयर हो गई है, तो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, ठीक है, ग्रेनुलोसा की यहाँ पे बहुत सारी लेयर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या कि यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी oocyte तो है, प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे जो सबसे बाहर लेयर बनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं थीका। और पता है थीका क्या करती है, जो ईस्ट्रोजन बना रहे हैं ना सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राइफिन फॉलिकल, तो वो ईस्ट्रोजन ये थीका लेयर ही बनाती है, ठीक है। और जब यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है तो भाई क्या हुआ, जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट था वो तो आगे डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारे पास 2n यानी कि प्राइमरी oocyte था, इसका जो अरेस्ट है मियोसिस, ठीक है, वो कंटिन्यू हो जाता है, या फिर हम इसमें कह दें कि इसमें डेवलपमेंट कंटिन्यू हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल का भी डायग्राम है और ग्राइफिन फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल का भी डायग्राम है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला कि भाई यहाँ पर ऊपर वाले के पास सिंगल लेयर है ग्रेनुलोसा के,
सेकेंडरी के पास मल्टीपल लेयर है, ऊपर वाले के पास थीका नहीं है, नीचे वाले के पास थीका है, ठीक है। ऊपर वाला अरेस्ट था किसमें, मियोसिस, और नीचे वाला अरेस्ट नहीं है, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब बनाते हैं टर्शरी, फिर टर्शरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, फिर बनाएंगे ग्राफियन, फिर ग्राफियन सेकेंडरी टर्शरी तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। इस तरह से हमारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलो इसको लिख लो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे नोट्स है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं जैसा यहाँ लिख रहा हूँ सेम टू सेम वहाँ पे डाल दूंगा इसको, या फिर आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, बायो पॉइंट पे, इट्स बायो पॉइंट सर्च करना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी फॉलिकल। अब भाई ग्राफिन किसके अंदर सेकेंडरी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, टर्शरी के अंदर, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम बनाते हैं, इसको भी डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमको एक गोला बना देना है, ठीक है। एक क्या बना देना है, गोला बना, गोला थोड़ा नीचे करते हैं, ये हमने सर्कल बना दिया है। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है कि सेकेंडरी था डिप्लॉयड, टर्शरी हो जाता है हैप्लॉयड, ठीक है। टर्शरी कैसा हो जाता है, हैप्लॉयड। अगर टर्शरी हैप्लॉयड है तो फिर ग्राफियन भी हैप्लॉयड होगा। तो लगता है गोला थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था हमको, ठीक है। चलो ये कैसा हो गया, हैप्लॉयड हो गया। इसके आसपास क्या होगा, ग्रेनुलोसा की लेयर, ठीक है। ग्रेनुलोसा की लेयर बना दो, कितनी, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी लेयर बन गई इसकी ग्रेनुलोसा की। फिर थीका थी, ठीक है, थीका भी बना दो। ठीक है, थीका बन गई। और एक काम करो, एक और थीका बना दो, पर ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक और थीका बना दी हमने। फिर नेक्स्ट मैंने कहा था कि भाई सेकेंडरी के अंदर कुछ बन रहा है, ठीक है, कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब वो कुछ क्या है वो देखो। अब चलो लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या कि यहाँ पर है हमारे पास थीका प्रेजेंट है, ठीक है, थीका है, पर कितनी है, अब 2। तो हम कहेंगे थीका लेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे थीका लेयर है 2। एक है थीका एक्सटर्ना, और फिर एक है हमारे पास थीका इंटरना। और थीका क्या बनाती है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। थीका ने क्या बनाया, ईस्ट्रोजन बनाया। चलो थीका तो हो गई, ये रही थीका। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर मेरे पास oocyte जो है वो कैसा हो गया भाई, हैप्लॉइड हो गया, और इसको हम कहेंगे अब सेकेंडरी oocyte। जब तक डिप्लॉइड था तब तक तो था प्राइमरी oocyte, जब ये हैप्लॉइड हो गया तो क्या करें, सेकेंडरी oocyte, यानी कि N। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये जो कैविटी बनी है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं एंट्रम। तो फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम। और भाई एंट्रम में क्या भरा रहता है, फ्लूइड, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। इसका बनना कब स्टार्ट हो गया था, सेकेंडरी के अंदर ही, पर बना कब, टर्शरी के अंदर, ठीक। इसमें हमने पूरा देख लिया। अब देख लो सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ ग्रेनुलोसा की लेयर हुई है, बहुत सारी है भाई, पर वो डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। वो प्राइमरी oocyte है, यहाँ सेकेंडरी oocyte है। यहाँ ऊपर वाले में सिंगल लेयर है थीका की, यहाँ पे डबल लेयर है थीका की, वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सटर्ना, बाहर वाली एक्सटर्ना, अंदर वाली इंटरना, ये भी एस्ट्रोजन बना रही, ऊपर भी एस्ट्रोजन बन रहा था, पर वह यहाँ पे एंट्रम नहीं बना था, यहाँ पे एंट्रम बन चुका है। एंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है। अभी ये और बड़ी होगी, ठीक है, और जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो भाई ग्राफियन फॉलिकल जो है उसका साइज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एंट्रम है वो बड़ा होता है। तो एंट्रम बढ़ता जा रहा है, फॉलिकल की साइज बढ़ाता जा रहा है।
तो चलो देखते हैं अब। और जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि भाई ये प्राइमरी oocyte अचानक से सेकेंडरी oocyte कैसे बन गया, तो चलो उनको बता दूं मैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte था उसने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसने अपनी मियोसिस 1 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। भाई जब मियोसिस को कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या 2n, 2n में तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2n के अंदर डिवाइड हो गया। अब जो एक n है उसको तो हम कह रहे हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो दूसरा है इसको हम कहेंगे पोलर बॉडी, वो भी कौन सी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो क्वेश्चन आता है कि पहली पोलर बॉडी कहाँ बनी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरी। तो सिंपल सा याद रखना कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है, इन ओवरी, ठीक है। दो पोलर बॉडी बनती है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी, एक सेकंड पोलर बॉडी। दोनों पे क्वेश्चन दे सकता है कि भाई इनका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फोर्थ पे कौन है यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, इसका भी डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके पास है एन, ठीक है, एन वही है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो एंट्रम है उसका साइज बढ़ जाएगा, तो चलो पहले एक काम करते, ग्रेनुलोसा बना लेते इसके आसपास। ये ग्रेनुलोसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर बाहर ये थीका हो गई, ठीक है, एक और थीका मान लो, अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना, ठीक है। और जो ये बीच में जगह रह गई ये है एंट्रम, देखो एंट्रम का साइज बढ़ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें कौन सी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड एंट्रम है उसका साइज क्या हो गया है, उसका साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर इसका साइज बढ़ा है तो फॉलिकल का भी साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिख दो फॉलिकल साइज इंक्रीज्ड, ठीक है। चलो इसका साइज बढ़ गया। फिर यहाँ पे एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। चलो डायग्राम में बता दूं कहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो दिख रहा है, जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसी को हम कह रहे हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसी की लेयर को हम क्या कह रहे हैं, जोना पेलुसिडा। क्योंकि देखो भाई ग्राफियन फॉलिकल है, जैसे LH आया एक को तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक को अपने बाहर एक लेयर चाहिए, कौन है यहाँ पे लेयर, जोना पेलुसिडा। और एक चीज़ और कि ये सेलुलर लेयर नहीं है, ठीक है, कैसी है, ये नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है। यानी कि किसकी बनी होगी, प्रोटीन वगैरह की, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte था वो तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये मियोसिस 2 के अंदर अरेस्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कब तक अरेस्ट रहेगा भाई ये मियोसिस 2 के अंदर। तो ये मियोसिस 2 के अंदर तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक स्पर्म से, ठीक है, इसका फ्यूज़न नहीं होता, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगी तभी ये मियोसिस 2 है ये इससे आगे जाएगा, ठीक है, उसके आगे जाके अपना डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अगर भाई ये अरेस्ट है और आगे इसके पास स्पर्म नहीं है तो क्या होता है, ये डिजनरेट कर जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो मियोसिस 2 में कब तक अरेस्ट रहेगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं तो इसका जनरेट होना पक्का है, ठीक है। इतना कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास चारों फॉलिकल कंप्लीट हो गए।
अब आपको क्या करना है, इनके डायग्राम बनाने हैं, एक दूसरे के बीच में इनमें कंपैरिजन करना है, पूरा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको साथ में बता दिए। अब चलो एक बार अपन एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, पूरा जितना हमने अभी तक देखा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास था ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफियन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ग्रेफियन फॉलिकल था, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल पे कौन आया कि भाई पिट्यूटरी के टाइम पे, सॉरी प्यूबर्टी के टाइम पे पिट्यूटरी ने रिलीज किया एलएच। ठीक है, एलएच गया, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल पे। किस में कन्वर्ट करा देगा इसको, ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट करा देगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। पर ग्रेफियन से कॉर्पस तक जाने के बीच में एक प्रोसेस हो जाती है, क्या, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुकी है, ओवुलेशन हो चुकी है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। देखो ल्यूटियम से सिंपल यार लूटा हुआ, यानी कि इसके पास जो था वो लुट गया, तो क्या बन चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। ठीक, अब कॉर्पस ल्यूटियम मैंने बताया क्या, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन इसको मेंटेन करता है, मेंटेन बाय एलएच, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, इन सबको ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। फिर जैसे ही एलएच हो जाएगा कम, ठीक है, एलएच कब तक रहता है, 14 डेज तक रहता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस अल्बाइकन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, ये वाइट बॉडी है। ये पूरा यहाँ पे क्या हो गया, रिवाइज हो गया। अब देखो अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो अगले 14 वीक्स के अंदर प्लेसेंटा बन जाता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, इफ प्रेगनेंसी, तो 14 वीक्स में कौन बन जाता है, प्लेसेंटा। ठीक है, 14 वीक्स में कौन बन जाता है, प्लेसेंटा। और जैसे प्लेसेंटा बना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, अब मैं प्रेगनेंसी का बता रहा हूँ, नॉर्मल केस नहीं बता रहा। प्रेगनेंसी वाले केस में क्या होता है, 14 वीक्स के अंदर प्लेसेंटा बन जाता है, और फिर बाकी के जितने भी हार्मोन रिलीज वगैरह करने हैं वो सब प्लेसेंटा करता है। ठीक है, आगे आएगा वहाँ पे देखेंगे, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना इतना। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पर एक एग है। ठीक है, ह्यूमन एग है, उसका स्ट्रक्चर है। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बीचों बीच प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, बीचों बीच प्रेजेंट है कौन, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस है तो भाई सेल है, सेल के अंदर क्या फ्लूइड होता है, कौन, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे भी फिल्ड है कौन, साइटोप्लाज्म। फिर मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस था उसके पास एक लेयर है। ठीक है, क्या था, जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पे ये लेयर हो गई कौन, जोना पेलुसिडा। सेलुलर हो गया, नॉन सेलुलर होगी, ये कैसी होगी, नॉन सेलुलर। किसकी बनी होगी, प्रोटीन वगैरह की। ठीक है, ये एग की प्राइमरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, एग की प्राइमरी मेम्ब्रेन यही है। फिर यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियस के आसपास जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा है, फॉलिकुलर सेल्स है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अंदर की साइड साइटोप्लाज्म में कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जो पेरीफेरी पे अरेंज्ड है, इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स। इनको हम कहेंगे कॉर्टिकल ग्रेनुअल। अब देखो किसका काम क्या है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। पर यहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर बताना था, वो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एकदम इजी सा स्ट्रक्चर था, पूरा हो गया। अब देखो लास्ट चीज़ देख लेते इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास फिर टॉपिक कंप्लीट हो।
जैसे हमने वहाँ पे देखा ह्यूमन मेल के केस के अंदर कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बना, फिर उससे स्पर्म बना, तो वही चीज़ देख लो फीमेल के केस में क्या हो रहा है। यहाँ पे oogenesis है, यहाँ पर भी एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड सेल है, पहले अपने नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने नंबर बढ़ाएंगे। नंबर कौन सी प्रोसेस से बढ़ा रही है? माइटोसिस से, ठीक है, नंबर बढ़ गया इनका। अब फिर क्या होगा कि इनमें से कोई एक फॉलिकल आया, उसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, उसका क्या हो रहा है? साइज़ इंक्रीज हो रहा है। इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है, अगर मैं इसका क्रोमोसोम लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 44 प्लस, फीमेल के केस में क्या लिखेंगे? XY या XX, ठीक है। अब ये मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है। चलो भाई, मियोसिस 1 में कौन अरेस्ट था? प्राइमरी फॉलिकल। तो चलो इसको लिख लेते हैं, इन एम्ब्रियो, ये मिलियंस में होते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात चल रही है, मिलियंस में होते हैं, और फिर यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये कौन है? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, यहाँ तक की कहानी थी। अब फिर क्या होगा कि भाई जो फीटस है, ठीक है, जो एम्ब्रियो था, ठीक है, अब वो इस वर्ल्ड में आ चुका है, और फिर उसका अब क्या चलेगा? चाइल्डहुड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको अलग, यहाँ पे चल रहा है चाइल्डहुड का टाइम। देखो जो ऊपर का जितना लिखा ना, एम्ब्रियो के केस में हो गया है कि मेरे पास यहाँ पीजीसी से प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है, ठीक है। कहाँ तक? चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड क्या, एम्ब्रियो के टाइम पे ये सब कुछ हो गया है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको बस एक्टिवेट करेगा कौन? FSH, कब? प्यूबर्टी के टाइम पे। तो चलो चाइल्डहुड निकल गया, FSH आया था, तो उस FSH ने क्या किया? इस प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट कर दिया 2 हैप्लॉइड सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई होगी? यहाँ पे वही मियोसिस आगे कंटिन्यू हुई होगी। तो एट प्यूबर्टी कितने रह जाते हैं? 62, 80,000 थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनी? फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये कौन है? सेकेंडरी oocyte। अब देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte कौन कौन हो सकता था? या तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे ऊपर जितना पढ़ाया सारा मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte कौन हो सकता है? टर्शरी और ग्रेफियन। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल है किधर एंटर करता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब से इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से कहाँ? एम्पुला में, ठीक है। यानी फैलोपियन ट्यूब के रीजन के अंदर जा रहा है। सबसे पहले इन्फंडिबुलम में गया, उसके बाद एम्पुला में गया। अब एम्पुला में मान लो एम्पुला में पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ से ये स्पर्म आया। अब यहाँ पे ये था सेकेंडरी oocyte, ये था स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी, क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है? जाइगोट। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है, जाइगोट पे ना ले जाके मैं तुमको बीच में कुछ और डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल था, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, और ये जो स्पर्म था इसके पास भी न्यूक्लियस था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका भी न्यूक्लियस अंदर आया, और जो सेकेंडरी oocyte था भाई, मियोसिस बनी हुई है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 2n था वो n और n के अंदर कन्वर्ट हुआ, मियोसिस बन हुई। फिर इसमें अगर मैं डिवीज़न कराऊँ तो यहाँ पे भी 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 हुई। तो भाई कितने न्यूक्लियस होने चाहिए अंदर? अंदर होने चाहिए 2 न्यूक्लियस। अब और ये किसका न्यूक्लियस था? स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर ये था स्पर्म का न्यूक्लियस, और ये दोनों थे सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 हुई उसके बाद बने हुए। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये तो इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, यानी कि स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और बचा कौन? दूसरा, ये चला जाएगा बाहर, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? इसकी हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और इसी को हम कह रहे हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो चलो भाई क्वेश्चन आया, सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बनी? सेकेंड पोलर बॉडी बनी है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे?
जाइगोट, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है, जब स्पर्म जाता है तो उस टाइम पे उसको वहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। एक न्यूक्लियस तो बाहर चला जाता है जिसको हम कह रहे हैं सेकंड पोलर बॉडी, और स्पर्म उस एक न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है, ठीक है, जो अंदर प्रेजेंट होगा, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और सेकंड पोलर बॉडी कहाँ जाती है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। यानी कहाँ बनी सेकंड पोलर बॉडी, फैलोपियन ट्यूब में। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनी थी, ओवरी के अंदर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन था, यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो भाई गैमेटोजेनेसिस मेल फीमेल दोनों केस में हमने देख लिया है, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमको फीमेल सेक्सुअल साइकिल पढ़ना है, ठीक है, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम देखेंगे इसी तरह से। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, या मैं उसका आंसर दूंगा, या फिर यहाँ नहीं तो जो मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम है इट्स 5 पॉइंट, ठीक है। अब देखो जितना इजी कर सकते थे हमने कर लिया, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो कि जो हमारे पास यहाँ पे पोलर बॉडी है कौन सी कहाँ पर बन रही है, फर्स्ट कहाँ बन रही है, सेकंड कहाँ बन रही है, सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हमने वो डिफरेंस देख लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ठीक है, उसको भी हमने 2 पार्ट के अंदर देख लिया। फिर हमने oogenesis को भी पूरा अच्छे से कंप्लीटली देख लिया। हमने ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन देख लिया, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ बचता है, वैसे तो बचा कुछ नहीं है, तो आप मुझको नीचे कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।